नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अपडेट करने वाला है। वो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक मसौदा, यानी एमएचआरडी का एक मसौदा है। वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का, और उसकी जो प्रमुख विशेषताएँ जो हैं उन पर अपन चर्चा करेंगे। इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जानना होता है कि शिक्षा में क्या बदलाव होंगे। ठीक है, तो इन सब बदलावों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दोस्तों, अंत तक देखिएगा, इसकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। ठीक है, और आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ नया नॉलेज जो शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हमें प्राप्त होने वाला है वो आपको मिलेगा। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, थैंक यू। अब बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट को। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 और उसकी मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल शिक्षा की। स्कूल शिक्षा में अगर हम बात करें तो 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, यानी सार्वजनिकरण बोल सकते हैं इसे हम, हर व्यक्ति को मिल सके। कब तक? 2025 तक। कौन सी शिक्षा? पूर्व प्राथमिक शिक्षा। देखिए कैसे, आंगनबाड़ियों को मजबूत करना इसमें रखा गया है। नए प्री स्कूल खोलने को टारगेट रखा गया है। प्राथमिक शिक्षा के साथ इन प्री स्कूल का जो है वो लिंक रखने की प्रयास किया जाएगा, यानी इसके अंदर ये रखा गया है विषय। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम जो था, जो पहले से चला आ रहा है, उसका अब इसमें क्या किया जाएगा? विस्तार किया जाएगा। साथ ही 2025 तक सभी के लिए मूलभूत साक्षरता जो है और संख्यात्मकता है, इसके ऊपर भी विशेष चर्चा होने वाली है। दोस्तों, हम देख लेते हैं इसमें क्या है। 2025 तक जो है मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता क्या है। भाषा और गणित, इनकी गुणवत्ता जो है उनके शिक्षण सामग्री के ऊपर ध्यान रखा गया है। मतलब गणित को है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम होने वाला है। और भाषा में अंग्रेजी विषय मान लीजिए और विभिन्न भाषाएं मान लीजिए। नेशनल ट्यूटर कार्यक्रम, ये भी इसके तहत महत्वपूर्ण है। स्कूल की तैयारी का जो मॉडल है ये भी रखा गया है। इसमें ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर पर ही जोर दिया जाएगा, नए स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाएंगे, लेकिन पुराने वाले जो हैं उनमें कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। उपचारात्मक और निर्देशात्मक सहायता कार्यक्रम जो है वो भी इसके तहत चलाए जाएंगे। उपचारात्मक मतलब जो कमियां रह गई उन्हें दूर किया जाएगा। निर्देशात्मक यानी जो कमियां हैं उन्हें दूर करते हुए आगे कैसे बढ़ा जाए उनके ऊपर कार्य होंगे। अब आती है शिक्षक छात्र अनुपात की, तो ये होगा 1:30 से कम होगा ये अनुपात। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नई पाठ्यक्रम और शैक्षिक संरचना कैसी होगी। 5+3+3+4 ये डिज़ाइन बनेगी। अब ये बड़ी महत्वपूर्ण है। नए पाठ्यक्रम आ गया अपना ये, और नई शैक्षिक संरचना इसे बोल सकते हैं हम। ठीक है, पाठ्यक्रम पे चर्चा करें उससे पहले संरचना है ये। कितनी उम्र से? 3 साल की उम्र से लेकर के और 18 साल तक की उम्र के लिए संरचना है। पहले हम देखते हैं मूलभूत संरचना को, जो 5 साल की होगी। उसमें पूर्व प्राथमिक, जिसमें LKG UKG आदि हैं, उनको लेकर के, और 1st 2nd क्लास तक का, जिसे ग्रेड नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक होगी ये मूल संरचना है। फिर आती है प्राथमिक चरण, ये ग्रेड 3 से लेकर 5 तक, यानी तीसरी से 5वीं क्लास तक है, तो निश्चित रूप से 3 साल हो गए। मध्य चरण में 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक का, यानी इसे ग्रेड बोला गया 6 से 8। इसी प्रकार माध्यमिक चरण में 9वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक होगा, इसे ग्रेड 9 से 12 कहा गया, इसमें 4 साल हो गए। तो इस प्रकार 5+3+3+4 का डिजाइन अब क्रिएट होगा 10+2 की जगह। केवल शैक्षिक पुनर्संरचना, स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं होगी, ये सिर्फ क्या होगी? शैक्षिक पुनर्संरचना है। भौतिक पुनर्संरचना के बारे में भी इसमें कुछ भी नहीं कहा गया, नई चीज़ें जरूर जोड़ी जाएंगी। आगे हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन। भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजिटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामयिक का विकास करना, ये सारे कार्यक्रम जो हैं वो पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र में परिवर्तन को लेकर के होंगे। इसमें सबसे पहले मैंने क्या बताया? भाषा दक्षता होगी, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, इन सब के ऊपर कार्य होगा। विशेष रूप से डिजिटल साक्षरता पे बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जाएगा। जितनी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसे संशोधित करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्य पुस्तकें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इंडियन लैंग्वेज जो है उन पर बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। लचीला और एकीकृत पाठ्यक्रम और उनका मूल्यांकन, जो फ्लेक्सिबल पाठ्यक्रम होगा और उनमें जो कमियां रहेंगी उनको दूर करते हुए, मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया जाएगा। कुल मिलाकर के पूरा जो पाठ्यक्रम है उसमें एक तो स्थानीय भाषाओं का महत्व,
एक लचीला महत्व या एकीकृत पाठ्यक्रम, इसके ऊपर जोर दिया गया है। आगे हम देख लेते हैं देश में हर बच्चे के लिए समान और समावेशी शिक्षा। इसमें देखें तो कम प्रतिनिधित्व वाले समूह यूआरजीज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यानी अनरिजर्व्ड ग्रांट जो है, मतलब इस प्रकार के कम प्रतिनिधित्व वाले, ठीक है, जिनको कह सकते हैं कि जिन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है, वो कौन से लोग हैं। देखिएगा, महिला और ट्रांसजेंडर का मतलब आप सब जानते हैं, और महिला वर्ग है जो लिंग के रूप में कम संख्या में लोग हुआ करते हैं या कमज़ोर वर्ग हैं एक तरह से, तो उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम और प्रवासी समुदाय यानी सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, जिनका कम प्रतिनिधित्व है, उनको भी ध्यान रखा जाएगा। फिर विशेष आवश्यकता वाले जैसे विकलांग आदि हैं, उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी शहरी गरीब जो हैं, इनको अब की बार शामिल किया गया है। दोस्तों ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शहरी गरीबों वाला जो सिस्टम है ना, इसको अब की बार ही इसमें ध्यान समावेश किया गया और विशेष ध्यान इनका रखा गया है। मुसलमानों और अन्य शैक्षिक रूप से अल्पसंख्यकों को भी प्रोत्साहन करने के लिए हस्तक्षेप जो है वो किया जाएगा, मतलब इनका भी शैक्षिक रूप से उत्थान करने के लिए इन सारे वर्गों के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि क्या ध्यान दिया जाएगा, तो रणनीतिक रूप से रणनीतियाँ तैयार की जाएंगी, जैसे वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा जोन, राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कोष, नेशनल लेवल पर छात्रवृत्ति मिलेगी। लक्षित जिले जो कमज़ोर जिले थे एजुकेशन में, उनको वित्त पोषण दिया जाएगा, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। यूआरजी जो हैं उनमें शिक्षण भर्ती जो है उसके लिए काम किया जाएगा। यूआरजी मतलब समझ में आ गया होगा, ये बताया मैंने आपको, कम प्रतिनिधित्व वाले समूह वाले जो क्षेत्र हैं उनके अंदर ही शिक्षकों को भर्ती किया जाएगा और उन क्षेत्रों से ही भर्ती करने का प्रयास किया जाएगा। 25:1 की शिक्षक शिक्षा अनुपात होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी अपन ने 30:1 का अनुपात देखा था, ये 25:1 का अनुपात है। समावेशी स्कूल वातावरण और पाठ्यक्रम, मतलब स्कूल का जो एनवायरनमेंट है, पाठ्यक्रम है, वो बिल्कुल समावेशी होगा, मतलब हर चीज़ को इसमें समावेश करने का प्रयास किया जाएगा। मदरसों, गुरुकुल, पाठशालाओं को अपनी परंपराओं को संरक्षित करने और एनसीएफ को सिखाने का जो है वो भी प्रयास इसके तहत किया जाएगा। एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा कि एनसीएफ को माने, मदरसे, स्कूल, गुरुकुल ये सब एनसीएफ के अनुसार कार्य करें और परंपराएं भी संरक्षित रहें, इनके लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। शहरी गरीबों के ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे हम चर्चा करें यूनिवर्सल एक्सेस एंड रिटेंशन की, तो 2030 तक सभी स्कूल शिक्षा के लिए 100% सकल नामांकन अनुपात होगा। 100% क्या होगा, सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए 2030 तक, ये प्रयास किया जाएगा। मौजूदा स्कूलों में प्रवेश के अंदर जो है वो वृद्धि की जाएगी, स्कूलों में प्रवेश जो है बढ़े किसी प्रकार से। रेखांकित स्थानों में नई सुविधाएं आएँ, रेखांकित स्थान भी बढ़े थे ना यूआरजीज, इस प्रकार के स्थानों में सुविधाएं बढ़ी जाए, नई सुविधाएं बढ़े। परिवहन दिया जाएगा, छात्रावास सुविधाएं दी जाएंगी, ठीक है, ये सब कार्य इसके अंतर्गत किए जाएंगे। जो समर्थित स्कूल जो हैं उन्हें युक्तिकरण किया जाएगा, अर्थात सारी युक्तियाँ उपलब्ध करवाई जाएंगी। उपस्थित ड्रॉप आउट स्कूल के बाहर के बच्चों को और सिखाने के परिणामों के ऊपर भी नज़र रखे जाएंगे, जो सरकार ध्यान रखेगी कि बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, किस प्रकार सिखाया जा रहा है, इस पर ध्यान रखा जाएगा। दीर्घकालीन तथा स्कूल न जाने वाले किशोरों के लिए भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इसी प्रकार सीखने के लिए कई रास्ते लाए जाएंगे, औपचारिक, गैर अनौपचारिक, ओपन स्कूल, जो प्रौद्योगिकी जो अपन पढ़ रहे हैं इस समय प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है ये बढ़ा करके और 12वीं क्लास तक कर दिया जाएगा, ये भी इसके अंतर्गत है। अब हम बात करें भाषा की कि कौन कौन सी भाषाओं को और किस किस प्रकार से शामिल किया गया, तो बच्चे जो हैं वो 2 से 8 वर्षों के बीच में जल्दी भाषा सीखते हैं, इसको मालूम है। इस साइकोलॉजिकल फैक्ट को ध्यान रखते हुए बहुभाषावाद के छात्रों के लिए महान संज्ञात्मक लाभ हो सके, इसके लिए भाषा पर कार्य किया गया। क्या किया गया, शिक्षा के माध्यम के रूप में घरेलू भाषा और मातृभाषा के ऊपर जोर दिया जाएगा। प्री स्कूल ग्रेड 1 से छात्रों को 3 या अधिक भाषाओं के लिए एक्सपोजर के रूप में काम में लिया जाएगा, मतलब पहली क्लास तक 3 से अधिक भाषाएं बच्चे सीख सके, ऐसा मौका उसको दिया जाएगा। त्रिस्तरीय भाषा हम बोल सकते हैं, ये दिया जाएगा। 3 भाषा सूत्र में लचीलापन कब से आएगा, 6ठी क्लास से 6ठी 7वीं क्लास जो है यहाँ से लचीलापन लाने का प्रयास किया जाएगा। उसमें से 3 भाषाओं में कोई एक भाषा को वो बदल सकता है, चेंज कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भाषा के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, अगर आप राजस्थान से हैं या किसी विशेष क्षेत्र से हैं जो उनकी विशेष भाषा चलती है, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो मैं आपको बताऊँ कि राजस्थानी भाषा के लिए अलग से टीचर की आवश्यकता पड़ेगी। माध्यमिक विद्यालय के दौरान
वैकल्पिक रूप से विदेशी भाषा का चुनाव किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालय के दौरान जो है वो वैकल्पिक रूप से विदेशी भाषा चुन सकते हैं, जैसे फ्रेंच, जर्मन, ये भाषा चुन सकते हैं आप। संस्कृत को वैकल्पिक भाषा के रूप में पेश किया जाएगा, जो अब पहले से ही थी और अब और वैकल्पिक भाषा के रूप में और इसे रखा जाएगा। स्कूल में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पाली, फारसी, प्राकृत, ये सभी भाषाएं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं और उनके ऊपर जो साहित्य है उनमें शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। चलते हैं स्कूल परिसर की ओर कि उसमें क्या चेंज होने वाले हैं। स्कूल परिसर स्कूल प्रशासन की न्यूनतम व्यवहारिक इकाई, ये सब जानते हैं, ये चाहिए हमारे को। एक सन्निहित भौगोलिक के भीतर लगभग 30 पब्लिक स्कूलों को क्लस्टर किया जाएगा, मतलब जोड़ा जाएगा। 30 स्कूलों कम से कम जोड़ लिया जाएगा। पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों को जोड़ा जाएगा। एक माध्यमिक विद्यालय और पड़ोस के अन्य पब्लिक स्कूलों का संकलन किया जाएगा, मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल है माध्यमिक और बाकी जो पब्लिक स्कूल है उनको आपस में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। अब क्यों चुना स्कूल परिसर को, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो प्रभावी प्रशासन स्कूलों का कोई भौतिक स्थानांतरण नहीं था, इसलिए जोड़ा गया। संसाधनों को साझा करने के लिए, जिसमें प्रयोगशालाएँ हैं, पुस्तकालय है, खेल सुविधाएं, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट सब काम में ले सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। शिक्षक है, परामर्शदाता है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनको भी साझा रूप में सब काम में ले सके, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट सब काम एक साथ कर सके। प्राइवेट वाला गवर्नमेंट में जाकर के सहयोग कर सके, गवर्नमेंट वाला प्राइवेट में आके सहयोग कर सके, ऐसे साझा कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। एक साथ काम करने के लिए शिक्षकों का एक समुदाय बनाया जाएगा। स्वामित्व लेने के लिए स्कूल प्रबंधन के लिए समितियों की जरूरत पड़ेगी, वो समितियां और प्रभावी रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए कार्य किया जाएगा। आगे है स्कूल शिक्षा का विनियमन कैसे किया जाएगा। जो गवर्नमेंट प्राइवेट के हितों में जो टकराव होता है ना दोस्तों, उसको ख़त्म करने के लिए अलग से निकायों द्वारा स्कूलों का विनियमन और संचालन का कार्य किया जाएगा, मतलब उनको चलाया जाएगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए एक नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा, इसका नाम होगा SSRA, यानी राज्य यानी स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी, SSRA बनाया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय की अगर हम बात करें तो पब्लिक स्कूल प्रणाली का संचालन इसके तहत किया जाएगा। आगे हम देखिए NCERT के बारे में, तो देखिए बड़ी महत्वपूर्ण इकाई होगी अब NCERT। सभी शिक्षण मामलों का इसके द्वारा क्या किया जाएगा, नेतृत्व किया जाएगा। किसके द्वारा, NCERT द्वारा, मतलब जितने पूरे देश में जो है ना शिक्षण मामले ये NCERT संभालेगी। अब राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जारी किया जाएगा, जिसके तहत राज्य द्वारा जनगणना आधारित राज्य मूल्यांकन सर्वेक्षण जो है वो स्टेट के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। जनगणना आधारित जो मूल्यांकन है हर स्टेट का कि भाई कितनी उपलब्धि हो रही है, एजुकेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, ये स्टेट तैयार करके और देगा। सार्वजनिक और निजी स्कूलों का एक ही मापदंड, बेंचमार्क और प्रक्रियाओं के ऊपर जो है वो विनियमन किया जाएगा, मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट का जो अंतर है ना वो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। अब हम देखें शिक्षक परिवर्तन का पथ प्रदर्शक है। शिक्षक क्या है, परिवर्तन का पथ प्रदर्शक है, ये हम सब जानते हैं। शिक्षक क्या होता है, परिवर्तन करने का एक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है। कैसे, तो 2022 तक पैरा शिक्षकों की प्रथा समाप्त कर दी, इसलिए शिक्षक को महत्व दिया गया। पैरा शिक्षक नहीं होंगे, अब जो होंगे वो स्थायी होंगे। पर्याप्त भौतिक अवसंरचना होगी, शिक्षण संसाधन PTR होगा। पुनः डिजाइन किए गए शिक्षण साक्षरता पात्रता परीक्षा जो होगी, मतलब टेट जो है वो फिर से डिजाइन किया जाएगा। साक्षरता और प्रदर्शन जो है उसके अंदर ध्यान जोड़ा जाएगा, मतलब अब इंटरव्यू की चीज़ जोड़ी जाएगी। इसके लिए काफ़ी राज्य विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू को भी शामिल किया गया है। शिक्षकों को जिले में भर्ती किया गया और स्कूल परिसर में नियुक्ति किया गया है। मतलब क्या है कि शिक्षक को जो है ना उनको उनके ज़िले में भर्ती किया जाएगा और उनकी स्कूलों में स्थायी परिसर में नियुक्ति की जाएगी। उनका जब ट्रांसफ़र होगा ना तो प्रमोशन के साथ ही होगा, ये ध्यान रखना। शिक्षक कैरियर विकास यानी शैक्षिक प्रवेश या शिक्षण शिक्षा, इसके ऊपर भी कार्य होगा। शिक्षक का निरंतर व्यावसायिक विकास होगा, ठीक है। शिक्षक जो है उसको निरंतर ट्रेनिंग देकर के व्यावसायिक विकास जो अभी भी होता है आगे भी होगा। साथ ही दोस्तों मैं एक बीच में एक बात बताता हूँ आपको, इसका पूरा PDF आपको जो है कमेंट बॉक्स में, ये जो आपके डिस्क्रिप्शन होता है उसमें आपको मिल जाएगा। और जो ये तो मैंने छांट करके लिया है, इसका पूरा मसौदा जो लगभग 180 पेजों में है वो मैं इसके ऊपर डाल दूंगा, छोटा भी डाल दूंगा बड़ा भी, उसको आप आराम से पढ़ लीजिएगा, पूरा नॉलेज आप इसके अंदर ले सकते हैं। आगे चलते भी लचीला और मॉड्यूलर दृष्टिकोण जो है वो भी इसके तहत अपनाया जाएगा। पाठ्यक्रम प्रशिक्षण का कोई केंद्रीकृत निर्धारण इसके अंतर्गत नहीं होगा। भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली जो है वो सामग्री, हायर एजुकेशन जो है, उससे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो स्कूल शिक्षा में उसमें ही है क्या, उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री दी जाएगी भारतीय भाषाओं में। भारतीय भाषाओं का देखो दोस्तों इस शिक्षा नीति में बहुत बड़ा जोर दिया गया है। आगे चलें, कायाकल्प और शैक्षणिक सहायता संस्थान, ये शैक्षणिक सहायता संस्थान भी जो है वो बनाए जाएंगे।
अब हम बात करें सक्रिय, संलग्न और सक्षम संकायों की, तो वो कैसे? हर संस्थान में पर्याप्त संकाय होंगे। तदर्थ संविदा नियुक्तियों के ऊपर रोक लगी, मैंने बताया भी, पैरा शिक्षकों पर रोक लग जाएगी। अकादमिक विशेषज्ञता होगी, एक्सपर्ट वही रखे जाएंगे। शिक्षण क्षमताओं, सार्वजनिक सेवा के लिए प्रस्तावों पर आधारित संकाय जो हैं वो लिए जाएंगे। स्थायी रोजगार दिया जाएगा। ट्रैक प्रणाली रखी जाएगी इसके अंतर्गत, यानी परमानेंट टीचर रखे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सतत संकाय, पेशेवर विकास कार्यक्रम इसके अंतर्गत किया जाएगा। संकाय भर्ती, कैरियर की प्रगति, संस्थागत विकास योजनाएं, इन सबको इसका हिस्सा बनाया जाएगा। मतलब टीचर का करियर खतरे में न जाए, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। और संकाय भर्ती भी रखी जाएगी, कैरियर की प्रगति के लिए संस्थागत विकास किए जाएंगे। आगे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकादमिक स्वतंत्रता के साथ संकाय को पाठ्यक्रम बनाने, संकाय को क्या पाठ्यक्रम बनाने, अनुसंधान कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए कार्य किए जाएंगे। मतलब जितनी भी एकेडमिक रूप से हैं उन्हें स्वतंत्रता उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई है आपको। अब हम बात करते हैं इसके अंदर जो उच्च स्तर शिक्षा है, इसके लिए मैं दोस्तों कल अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, इसको देखिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों के पास भेजेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, तो ही मैं उच्च शिक्षा के बारे में आपके पास शानदार क्वालिटी के साथ मैटर लेके आ पाऊँगा। आप सहयोग कीजिए मेरा, फिर मैं आपके लिए सब कुछ करूँगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर अभी तक